नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी उत्तर प्रदेश पर नमस्ते यूपी कार्यक्रम। नमस्ते यूपी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और जो यहाँ के जन समुदाय हैं उनकी समस्याओं के लिए, यहाँ के समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करता है। इसीलिए आज हम यहाँ पर एक जो आज का मुद्दा है उस पर हम देखते हैं कि क्या है आज का मुद्दा। सरकार के प्रयासों का बहुत बड़ा लाभ शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग को हो रहा है। मध्यम वर्ग को अपने पहले घर के लिए एक तय राशि के होम लोन पर ब्याज में छूट दी जा रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी सरकार ने होम लोन पर ब्याज में छूट की विशेष योजना शुरू की। मध्यम वर्ग के साथियों के जो घर बरसों से अधूरे पड़े थे उनके लिए 25,000 करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया गया है। साथियों, इन सारे फैसलों के साथ ही लोगों के पास अब रेरा जैसा कानून की शक्ति भी है। रेरा ने लोगों में ये भरोसा लौटाया है कि जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगा रहे हैं वो पूरा होगा, उनका घर अब फंसेगा नहीं। आज देश में लगभग 60,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रेरा के तहत रजिस्टर्ड है। इस कानून के तहत हजारों शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, यानी हजारों परिवारों को उनका घर मिलने में मदद मिली है। बिल्कुल, रेरा रियल एस्टेट का प्रभावी समाधान, यानी हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और उसकी एक सामान्य जरूरत भी। इसलिए वो अपनी मेहनत की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अपने मकान के खरीदने के लिए या उसके बनवाने के लिए खर्च कर देता है। जब उसका खर्च इनसिक्योर हाथों में पहुंचता है तो उसकी शिकायत वो कहाँ करे। इसमें एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के तौर में ये कभी स्थापित हो गया था। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेरा एक्ट को पास कराया है और इसी रेरा एक्ट को लगभग 4.5 साल लगभग हो गए हैं पास हुए। तो उसमें हम जानते हैं कि और क्या बारीकियां हैं। इसके लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में दो मेहमान हैं। पहले अबरार अहमद जी हैं जो यूपी रेरा के प्रमुख सलाहकार हैं और इसके पहले ये सचिव के तौर पर भी सेवाएं दे चुके हैं और इनको बहुत अच्छी जानकारी है इसके बारे में। और पूरी जानकारी के साथ हम आज इसका पूरा समाधान प्रस्तुत करेंगे। दूसरे एक अधिवक्ता गगन कात्यायन जी, आपका हमारे शो में स्वागत है और आपसे हम जो इसके लीगल पहलू हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं सर अबरार अहमद सर के पास। सर, रेरा को लगभग 4.5 साल हो गए, तो इस दौरान उत्तर प्रदेश में ये कितना प्रभावी काम कर रहा है और कौन सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का इन्होंने इतने दिनों में आपने निर्वहन किया है? श्याम जी, अभी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना जी। उनके वचनों से हम समझ सकते हैं कि रेरा वक्त की जरूरत था। सेक्टर में चुनौतियां थीं, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे थे, लोगों के पैसे डूब रहे थे, कंज्यूमर को जो प्रोटेक्शन सिविल कोड से या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ओर से मिला था उसे सफिशिएंट नहीं समझा गया था। इसलिए ये क्रांतिकारी कानून लाया गया। ये कानून 2 चरणों में लागू किया गया, 1 मई 2016 और 1 मई 2017। कानून का मकसद कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना है, रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स को पूरा कराना है, सिनर्जी प्रमोट करना है, होम बायर के बीच में, प्रमोटर के बीच में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बीच में, बैंक के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, रेरा के बीच में, रियल इस्टेट एजेंट्स के बीच में, सभी के बीच में सिनर्जी प्रमोट करके रियल इस्टेट सेक्टर के ग्रोथ को प्रमोट करना है। इसको रेरा में किया कैसे गया, स्कीम क्या है, ये हम आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं। जी सर। पहला पर्पज है ट्रांसपेरेंसी लाना, दूसरा है अकाउंटेबिलिटी लाना,
तीसरा है प्रोटेक्शन देना। ये फाउंडेशन है रेरा एक्ट की। इसको हम इंश्योर कैसे करेंगे? पहले जो सूचनाएं कंज्यूमर के पास नहीं रहती थी, वो अपने प्रमोटर को नहीं जानता था तो नाम या कंपनी का नाम जानता था। वो अपने प्रोजेक्ट को नहीं जानता था कि प्रोजेक्ट में क्या है, लैंड है कि नहीं, स्वीकृतियां हैं कि नहीं, कब बनाएगा, कब ख़त्म होगा, कैसे पेमेंट करेगा, ये चीज़ें उसको नहीं मालूम होती थी। पहला स्टेप जो रेरा लेता है ये है कि सारे प्रोजेक्ट्स रेरा की वेबसाइट पे रजिस्टर किए जाएंगे और उस वेबसाइट पे प्रमोटर और प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी। अब उस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए एलओटी को कहीं नहीं जाना है, रेरा की वेबसाइट पे जाके वो अपने प्रमोटर को देख सकता है, अपने प्रोजेक्ट को देख सकता है, फिर फैसला कर सकता है कि उसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है कि नहीं करना है। He knows safe project, he knows unsafe project, he knows a good promoter, he also knows a promoter who is not good. Now, इसको हम इंश्योर कैसे करते हैं? रेरा इंश्योर कैसे करता है? बराबरी प्रमोट करना इस एक्ट का पर्पस है। एग्रीमेंट फॉर सेल कानून में प्रिस्क्राइब किया गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2018 में रूल्स बनाए, एग्रीमेंट फॉर सेल रूल्स। उसमें दोनों को बराबरी दी गई है, दोनों के राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन हैं। अगर एग्रीमेंट फॉर सेल साइन नहीं किया गया है तो 10% से ज़्यादा एडवांस मनी प्रमोटर नहीं ले सकता है। अब सवाल है अगर इनके वायलेशंस होंगे तो क्या होगा? अगर इनके वायलेशंस होते हैं तो एलआरटी को राइट है कि रेरा में आकर के सेक्शन 31 में शिकायत कर सकता है। प्रोजेक्ट डिलेड है, अपना पैसा वापस ले सकता है। लेआउट प्लान का, सैंक्शन प्लान का वायलेशन किया गया, उसके लिए कॉम्पेंसेशन ले सकता है। तो रेरा की बेंचेस उसको रिलीफ दे रही हैं, रेरा में एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स की व्यवस्था जो उसको कॉम्पेंसेशन दे रही हैं। उत्तर प्रदेश रेरा ने एलॉटीज को ये सर्विसेज टाइम से, ट्रांसपेरेंसी से, सुगमता से प्रोवाइड करने के लिए सब कुछ वर्चुअल ऑनलाइन मोड में कर रखा है। हमारे यहाँ ई कोर्ट्स हैं, ई कोर्ट्स में शिकायत करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बटन दबा करके अपनी शिकायत दर्ज कर देनी है। हम आपको लिंक भेज के आपकी शिकायत को वर्चुअली ही सुनते हैं, कोशिश करते हैं जो टाइमलाइन है उसके अंदर हम आपको ऑर्डर भी दे दें। रेरा में अब तक कोई 32,000 शिकायतें आई हैं और उत्तर प्रदेश रेरा उनमें से 25,000 शिकायतों का डिस्पोजल किया है, जिसमें 6,500 शिकायतों में रेरा ने रिफंड के ऑर्डर्स किए हैं, 8,500 शिकायतों में रेरा ने पोजीशन के ऑर्डर किए हैं। उत्तर प्रदेश रेरा हिंदुस्तान का पहला रेरा है जिसने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करने शुरू किए। अब तक हमने 3,000 से ज़्यादा रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जिसमें कि 900 करोड़ की धनराशि है। अब तक हम 511 रिकवरी सर्टिफिकेट्स की वसूली करा करके पैसा ट्रांसफ़र कर चुके हैं, जिसमें 90 करोड़ रुपए वसूल होकर ट्रांसफ़र हुए हैं। एवरेज एक शिकायत में, एक रिकवरी सर्टिफिकेट में 30 करोड़ की धनराशि है। एवरेज एक रिकवरी सर्टिफिकेट से 18 लाख रुपया वसूल किया गया है। रेरा अपने काम को बहुत इफेक्टिवली कर रहा है। अब सवाल यह है कि हम लोग इन प्रमोटर्स पे कैसे अंकुश लगाते हैं। अंकुश लगाने के लिए हम लोगों ने ऑडिट्स कराए हैं तमाम प्रोजेक्ट्स के। ऑडिट्स के बेसिस पे सेक्शन 7 की कार्रवाई हुई है। 4 प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली हम आपको बताना चाहते हैं जिसमें सेक्शन 7 के बाद रेरा ने सेक्शन 8 की कार्रवाई की है। रेरा चूंकि ये कोऑपरेटिव मॉडल प्रमोट करता है बिटवीन द एलॉटी, बिटवीन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड बिटवीन द प्रमोटर, ऑफ कोर्स थ्रू द गुड ऑफिसेज ऑफ रेरा। तो एक जेपीएस का प्रोजेक्ट है कैलिप्सो कोड, जिसको हम लोग प्रमोटर और एलआरटीज के कोऑपरेशन से पूरा करा रहे हैं। संपदा लिविया है पीएसए इम्पैक्ट्स का प्रोजेक्ट, जिसको डी रजिस्टर किया हमने, उसको हम थ्रू एओए पूरा करा रहे हैं। लखनऊ में रोहतास का एक प्रोजेक्ट है रोहतास प्लूमेरिया, जिसको हम लोग थ्रू एओ पूरा कराने जा रहे हैं। फेस्टिवल सिटी एक प्रोजेक्ट है मिस डायरेक्ट सेल्स का, उसको भी हम लोग थ्रू एओए प्रमोट कराने जा रहे हैं, पूरा कराने जा रहे हैं। तो रेरा एक इफेक्टिव कोऑपरेटिव मॉडल को ला करके इन चीज़ों को पूरा कर रहा है। इन शॉर्ट, रेरा अपने काम के जरिए सभी प्रमोटर्स को, सभी एलॉटीज को जो भी फैसिलिटीज मिल सकती हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेक्टर एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, वो पूरा कर रहा है।
सर रेरा में जैसे रजिस्ट्रेशन यदि किसी का होता है जो प्रमोटर्स ने किया तो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, उसके बाद उसे कुछ अपडेट देने होते होंगे, टाइमली अपडेट। यदि वो टाइमली अपडेट नहीं दे रहे हैं तो यानी कि वो अपने वर्क का, तो उसके लिए यदि जो उसके अलॉटी हैं तो इसकी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ दे सकते हैं? क्या वो सीधी शिकायत करें उसकी, या इन्फॉर्मेशन ही दे सकते हैं रेरा को? श्याम जी, ये सवाल हमसे वाराणसी के रीजनल रेरा संवाद में पूछा गया था। जी पहली चीज तो है, जब कोई प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है जी तो उस प्रोजेक्ट के क्वार्टरली टारगेट्स प्रमोटर को क्रिएट करने होते हैं, फाइनेंशियल भी और फिजिकल भी, जी और हर क्वार्टर के एंड में उसको अपडेट करना होता है। चूंकि जब रेरा आया तो हर प्रमोटर इस काम के लिए रेडी नहीं था। रेरा आने के बाद आप अपने काम को एक पर्सनल बिजनेस के तौर पे नहीं कर सकते हैं, आपको प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना पड़ेगा। जी आईटी रिलेटेड वर्क हैं, तो जिन प्रमोटर्स ने प्रोफेशनल्स की सर्विसेज ले ली हैं और जो कीन है इस काम को करने के लिए, वो तो अपने क्वार्टरली प्रोग्रेस को टाइमली अपडेट करते रहते हैं। आज की तारीख में जो प्रोजेक्ट्स हमारे यहाँ रजिस्टर हैं उनमें 60 to 70% प्रमोटर्स टाइमली क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट अपडेट कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं, रेरा कंटिन्यूअसली उनको देखता है। और पिछले साल हम लोगों ने करीब 1000 ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में 1 से 2 लाख रुपए पेनाल्टीज लगाई थी। उनमें से बहुतों ने जमा किया और फिर क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपडेट करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। इसको हम कंटिन्यूअसली देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, और कोई भी अलॉटी भी, सारी इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश रेरा ने पब्लिक डोमेन में रखी है। अलॉटी भी उस वेबसाइट पे उस प्रोजेक्ट को एक्सेस करके देख सकता है। अगर नहीं अपडेट कर रहा है, रेरा की ईमेल पे, रेरा के हेल्प डेस्क पे वो शिकायत कर सकता है और हम उस पर जरूर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, ये तो जिम्मेदारियां थी प्रमोटर्स की, तो इसके अलावा क्या कुछ जो होम बायर्स हैं उनके लिए भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉलो करें? ये एक्ट बराबरी का एक्ट है। जी। एग्रीमेंट फॉर सेल में दोनों के राइट्स और ड्यूटीज डिफाइन है। प्रमोटर की ड्यूटी है कि टाइम से प्रोजेक्ट को पूरा करे, सारे सैंक्शंस ले, अप्रूवल ले। लाइकवाइज अलॉटी की ड्यूटी होती है कि जो पेमेंट प्लान प्रमोटर ने उसको दिया है, जो एग्रीमेंट फॉर सेल में इंक्लूडेड है, उसके हिसाब से वो टाइमली पेमेंट करे। अगर वो 3 डिफॉल्ट्स करता है लगातार 3 इंस्टॉलमेंट्स के, तो प्रमोटर को राइट है कि उसको नोटिस देके उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर सके और 10% तक का अमाउंट वो जब्त भी कर सकता है। अलॉटी की भी ड्यूटी है कि पेमेंट्स टाइमली करे, और अगर वो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है तो प्रमोटर को भी राइट है कि रेरा में शिकायत करके वो रिलीफ सीख कर सकता है, और हमने ये फैसिलिटी भी अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड कर रखी है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अभी प्रमोटर्स को टाइमली पोजीशन देना है या अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, और जो अलॉटी है उसको पेमेंट टाइमली करना है। जो ये कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान है तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के अकॉर्डिंग करना है। तो ये दोनों के बावजूद भी ज़्यादातर टाइम यदि उसने दे दिया है, जो अलॉटी है वो टाइम से पेमेंट कर रहा है, फिर उसको लेकिन प्रोजेक्ट डिले यदि मिल रहा है तो उसमें क्या फॉल्ट है? अगर प्रोजेक्ट डिलेड है, डेफिनेटली अलॉटी की फॉल्ट नहीं है जी। ऐसे अलॉटी को प्रमोटर के अगेंस्ट में रेरा एक्ट प्रोटेक्शन देता है। रेरा एक्ट में प्रोविजन किया गया, अगर प्रोजेक्ट डिलेड है तो अलॉटी को 2 राइट्स मिलते हैं। 1, प्रमोटर से वो कह सकता है कि हमारा पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर दो, जो इंटरेस्ट रेट रेरा ने फिक्स किया MCLR + 1%। सेकेंडली, वो कहता है नहीं, हम प्रोजेक्ट में कंटिन्यू करेंगे। उस केस में उसको राइट होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट उसका जमा है, जमा करने की तारीख से वो MCLR + 1%, दैट इज अबाउट 9% के रेट से इंटरेस्ट पाता रहे। ये राइट भी उसके पास है। बिल्कुल गगन जी, अब आपके पास आएंगे, पूछेंगे कि यानी कि यदि प्रमोटर्स ने टाइमली पोजीशन नहीं दिया या अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया और जो अलॉटी है वो अलॉटी पेमेंट कर चुका है, तो प्रमोटर्स के पास यानी जो शिकायत लेकर के जो अलॉटी आते हैं, तो अलॉटी के पास वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि जो वो अपना केस फाइल कर सकें? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत नेसेसरी है जी। किसी भी टाइप का कोई भी वाद हो, कोई विवाद हो या कोई मुकदमा हो, तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन ही एक मुकदमे का बेस बनाता है। जो स्पेसिफिकली रेरा रिलेटेड मैटर्स होते हैं, जो मुकदमे होते हैं, उसमें हमें मेजरली 3 डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अव्वल तो है उसमें अलॉटमेंट लेटर। जब भी किसी बायर को कहीं एक फ्लैट या कोई भी एक प्लॉट कहीं अलॉट होता है, तो बिल्डर उसे एक अलॉटमेंट लेटर देगा
ठीक है। वो उनका एक पहला राइट हो गया कि उन्हें एक तरीके से वहां पे ये स्टैब्लिश करता है कि उन्हें एक पर्टिकुलर यूनिट में, किसी स्टैब्लिशमेंट में एक फ्लैट या एक प्लॉट अलॉट हो गया है। दूसरा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है बिल्डर्स बायर्स अग्रीमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस नजरिए से क्योंकि वही एक बेसिक अग्रीमेंट है दोनों पार्टीज के बीच में। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं होता है तो किसी पार्टी का कोई राइट ही अराइज नहीं होता है। बिल्डर्स बायर्स अग्रीमेंट एक काफी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड और सारी इंट्रिकेसीज लिखी होती हैं, सारी डिटेल होती हैं, चाहे वो पेमेंट प्लान हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन प्लान हो कि कैसे हम उसे किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, किस तरीके से पेमेंट लिया जाएगा। कई सिनारियोज में अलॉटमेंट लेटर्स और बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट दोनों एक ही चीज भी हो सकते हैं। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिसीट्स, पेमेंट रिसीट। जो बायर है, जो घर खरीद रहा है, वो जिस भी तरीके से पैसा दे, चाहे वो एक बार में दे रहा हो या जिस भी इंस्टॉलमेंट्स में ऐसे अपने अमाउंट पे कर रहा हो, बहुत जरूरी है कि वो बिल्डर से उसकी रिसीट्स जरूर ले। अगर वो बिल्डर से रिसीट नहीं लेता है तो वो कैसे एस्टैब्लिश करेगा कि मैंने एक्चुअली किसी को पैसे दिए हैं। मैं कई लोगों को ये सजेशन देता हूं कि अगर आप किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं, स्पेशली बिल्डर्स को, तो आप कोशिश करें कि आप ऑनलाइन मोड से करें, चाहे आरटीजीएस हो, चाहे एनईएफटी हो, चाहे अकाउंट ट्रांसफर हो, क्योंकि उससे एक क्लियर, एक स्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है कि हमने एक इतना अमाउंट इस तारीख को इतने बजे इसे पे किया। ठीक, बिल्कुल सर। अब इसके बाद और एक महत्वपूर्ण इसमें रेरा में जो है वो कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर एरिया की एक बात आती है। तो ये रेरा ने इसके लिए डिफाइन भी किया कि कारपेट एरिया क्या है, और क्योंकि बिल्डर्स अपने अपने तरीके से कारपेट एरिया को डिफाइन करते आए हैं, तो जो कारपेट एरिया रेरा ने डिसाइड किया है, जो उसने डिफाइन किया, वो क्या है सर? तो एक्ट बहुत क्लियर है कि होम बायर से प्रमोटर कारपेट एरिया का पैसा ले सकता है, और कारपेट एरिया में क्या नहीं है एक्ट में लिखा गया। फॉर एग्जांपल, बालकनी कारपेट एरिया का पार्ट नहीं है, वरांडा कारपेट एरिया का पार्ट नहीं है, शाफ्ट कारपेट एरिया का पार्ट नहीं है। कारपेट एरिया का पार्ट जो 4 वॉल से सराउंडेड एरिया है सिर्फ वो है। इवन आउटर वॉल्स कारपेट एरिया का पार्ट नहीं, इंटरनल वॉल्स ही कारपेट एरिया का पार्ट है। तो आप पैसा तो कारपेट एरिया का लोगे। अब सुपर एरिया जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। सुपर एरिया अगर आपका है, दैट इज कॉमन एरिया। प्रमोटर को ये राइट है कि कॉमन एरिया की जो कॉस्ट आ रही वो भी कारपेट एरिया के हिसाब से प्रोरेटा बेसिस पे लोड कर दे, पर्टिकुलर अपार्टमेंट पे, पर्टिकुलर प्लॉट पे। बट कारपेट एरिया इज क्लियर और पेमेंट कारपेट एरिया का होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद अब हम और आते हैं, यानी कि अभी ऐसे आपने बताया कि बहुत सारे विवादों का निपटान किया गया और रेरा, यूपी रेरा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो लेकिन उसके बावजूद भी क्या इससे अगेंस्ट में कोई जो अपील करता है वो अपीलेट ट्राइब्यूनल में कोई कर रहा है या किसी दूसरी जगह भी कितने क्या केस हो रहे हैं? जी, इस एक्ट के सेक्शन 43 के तहत एक उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया। अपीलेट ट्रिब्यूनल का मतलब ही ये है कि वहां अपील्स जाती हैं। रेरा का कोई भी ऑर्डर अगर उससे आइदर ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टीज में से कोई भी, चाहे वो बिल्डर हो या चाहे वो कंप्लेनेंट हो, बायर हो, अगर वो अग्रीव्ड है तो वो यूपी रीट के पास जाके, अपीलेट अथॉरिटी के पास जाके अपना मुद्दा वहां रख सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें बतानी जरूरी है कि कैसे रेरा बायर्स का राइट प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी बिल्डर, कोई भी प्रमोटर अपील करता है तो यूपी रीट में इस समय उन्हें 100% ऑफ द अमाउंट, पूरा अमाउंट जिसका ऑर्डर हुआ होगा नीचे से रेरा अथॉरिटी से, वो पूरा अमाउंट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पहले जमा करवाना पड़ता है अंडर कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 43(5). अगर प्रमोटर ऐसा नहीं करता तो उनकी अपील एडमिसिबल ही नहीं होती है, एडमिट ही नहीं की जाती है। इसका आइडिया, इसके पीछे रैशनल ये है कि एक बार में जो भी ऑर्डर हुआ है वो अमाउंट लेके रख लिया जाए, उसके बाद जो भी अपीलेट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ कंप्लेनेंट को ये रिलीफ मिलना चाहिए, तो वो तुरंत उन्हें वो अमाउंट दिला सके और उसमें कोई बाद में देरी ना हो कि प्रमोटर से के पार्ट पे उसमें बाद में लेट हो। और अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि नहीं प्रमोटर की बात सही थी, तो वो पूरा अमाउंट एज इट इज प्रमोटर को वापस कर देते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही, अपील शुरू होने से पहले ही, एडमिट होने से पहले ही उनको वो पूरा अमाउंट अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जमा करवाना है। बिल्कुल, ये कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल से अगेंस्ट भी जाना चाहता है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। बिल्डर जाते हैं तो वो किस बेस पे जाते हैं, यानी कस्टमर भी ये जाना चाहे, अलॉटी भी, तो उसमें क्या प्रावधान है दोनों के लिए? अगर कोई भी आइदर ऑफ द पार्टीज, अगेन देखिए हमारा जो कानून व्यवस्था है वो एक स्टेप बाय स्टेप चलती है। हर चीज का एक प्रोसीजर है, एक स्टेप है। तो पहला हम ये समझ लें कि सबसे पहले आती है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर कोई भी अग्रीव्ड है
तो वो जैसा कि सर ने बताया, चाहे वो बिल्डर हो या चाहे बायर हो, कोई भी अग्रीव्ड है वो रेरा के पास जाएगा। रेरा के ऑर्डर से अगर कोई भी अग्रीव्ड हो तो वो जाएगा अपीलेट अथॉरिटी के पास। अगर कोई भी अपीलेट अथॉरिटी से अग्रीव्ड है तो वो जा सकता है हाई कोर्ट के पास और सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट के पास। ओके, थैंक यू सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी। अब इसमें से हम एक संदेश जो आप चेयरमैन साहब का है यूपी रेरा के, वो संदेश हम सुनते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं उन्होंने उसमें क्या खास कहा है। थैंक यू। जैसा आपकी जानकारी में है कि 2016 में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया गया ताकि जो समस्याएं रियल एस्टेट सेक्टर में आ रही थी उसका हम निराकरण कर सकें। इसमें 3 आपने जो मेन स्टेक होल्डर्स बताए। सबसे पहले जो बायर्स के बारे में मुझे ये कहना है कि आप जब भी अपने सपनों का घर खरीदें, कृपया ये देख लें कि वो परियोजना रेरा में पंजीकृत हो, ताकि जो अधिनियम के अंतर्गत आपको सुरक्षा, सूचना और ट्रांसपेरेंसी मिल रही है उसका पूरा लाभ आप प्राप्त कर सकें। इस दृष्टि से जागरूकता बहुत महत्वपूर्ण है और परियोजना की सारी सूचनाएं वेबसाइट पर रेरा की उपलब्ध रहती हैं। उसका आप पर्याप्त विश्लेषण करने के बाद घर खरीदने के बारे में अपना निर्णय लें। जहां तक प्रोमोटर्स का प्रश्न है, ये एक्ट सभी के एक समन्वय से इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए बना है। प्रोमोटर्स से मुझे ये कहना है कि कृपया अपना मैनेजमेंट और जो सूचनाएं रेरा में आपको देनी अपेक्षित हैं उनको समय से दें ताकि किसी प्रकार की कठिनाई ना आए, और जो नियम इसमें दिए गए हैं उनका भली प्रकार अध्ययन करके अनुपालन कराएं ताकि समय से लोगों को आप घर दे सकें जिस उद्देश्य से आपने परियोजना शुरू की थी। बैंकर्स की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बात हम लोगों ने सभी बैंकर्स के साथ पहले भी उठाई थी और आपके माध्यम से मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो रेरा अधिनियम में है वो ये है कि 70% जो बायर्स का पैसा है वो केवल उसी परियोजना में लग सकता है, और इसलिए एक अलग एस्क्रो अकाउंट बैंक में बनाया जाता है, और उस एस्क्रो अकाउंट से अगर पैसा निकालना हो तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इंजीनियर और आर्किटेक्ट, तीनों के जब वो सर्टिफाई कर देंगे कि पिछला पैसा खर्च हो चुका है तभी आगे का पैसा निकालना है। और इसमें हमारे बैंकर्स की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अगर परियोजना पूरी होगी तो बैंकर्स को भी ये लाभ है कि उनका सब पूरा पैसा सुरक्षित रहेगा, बायर को अपना घर मिल जाएगा और जो बिल्डर ने काम शुरू किया था वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकेगा। उत्तर प्रदेश रेरा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों की यहाँ शिकायतें थीं और उनको हम लोग समय से पूरा करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश रेरा पहला रेरा था जिसने कि इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेंट दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की, और पिछली फरवरी से ई कोर्ट्स की भी व्यवस्था शुरू की। इस कारण पूरे कोविड काल में निर्बाध रूप से हमारे यहाँ केसेस की सुनवाई हो सकी। इसी के साथ साथ कई नए इनिशिएटिव भी हम लोगों ने लिए हैं। इसमें हमारी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट पिछले अक्टूबर में हम लोगों ने जारी की थी, जिसमें क्या क्या नए और अभिनव प्रयोग हम लोगों ने शुरू किए हैं वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और उन्हीं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय हमारा प्रयास पूरा ये है कि जो आदेशों का अनुपालन अभी पूरा नहीं हुआ है उसमें हमारे सब सहयोगी लगे हुए हैं ताकि अधिकाधिक संख्या में जिला प्रशासन के सहयोग से हम उन आदेशों को पूरा करा सकें।